महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में 3,752 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। धीरे धीरे प्रतिदिन आने वाले संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को एक ही दिन में 3,752 नए कोरोना मरीज सामने आए। यह अब तक एक दिन में रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में 100 मरीजों की मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 5,751 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,752 नए मामले आए। अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 1,20,504 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,751 पहुंच गई है। गुरुवार को 1,672 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 60,338 पहुंच गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 53,901 है। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग जारी, इन सीटों पर कड़ा मुकाबला। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज चुनाव होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक से 4 सीटों और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश से एक सीट के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की। राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम और मेघालय से एक सीट पर चुनाव होगा। मणिपुर में सत्तारूढ़ गठबंधन के 9 सदस्यों के इस्तीफे के कारण वहां भी चुनाव रोचक होने की संभावना है। बीजेपी ने लीसेम्बा सानाजाओबा को तथा कांग्रेस ने मंगी बाबू को उम्मीदवार बनाया है। चीन पर पीएम मोदी के साथ होगी सर्वदलीय बैठक आज, सोनिया, ममता समेत ये नेता होंगे शामिल। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वर्चुअल मीटिंग आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी आमंत्रित दलों के अध्यक्षों से गुरुवार शाम बात की थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी और आरजेडी को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। भारत की स्थिति मजबूत, युद्ध हुआ तो मात खाएगा चालबाज चीन। गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है। दोनों ओर से आक्रामक बयानबाजी के बीच एक अध्ययन सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि चीन के मुकाबले में भारत की रक्षा स्थिति ज्यादा मजबूत है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन में कहा गया है कि 1962 की तुलना में भारत को चीन के खिलाफ पारंपरिक लाभ है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में भारतीय और चीनी रणनीतिक क्षमताओं के तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अध्ययन में दोनों देशों की परमाणु क्षमताओं, थल और वायु सेनाओं को ध्यान में रखा गया है, जिनका उपयोग वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर किया जा सकता है। भारत ने चीन को दी चेतावनी, गलवान घाटी के मामले पर दिया ये बयान। भारत ने गुरुवार को चीन से अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उसके अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखने को कहा और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर चीनी सेना के संप्रभुता के दावे को अमान्य बताकर खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। इस सैन्य टकराव के कारण दोनों देशों के बीच क्षेत्र में सीमा पर पहले से ही तनावपूर्ण हालात और खराब हो गए। गलवान घाटी की हिंसक झड़प का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल के राष्ट्रपति ने नक्शा बदलने को दी मंजूरी, 3 भारतीय इलाके शामिल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने गुरुवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें रणनीतिक महत्व वाले 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे कुछ घंटे पहले ही नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी दी थी। नेपाल का यह कदम भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत ने नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और भारतीय क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा को उसमें शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन में पारित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह अमान्य है और कृत्रिम विस्तार है। भारत ने नवंबर 2019 में एक नया नक्शा जारी किया था, जिसके करीब 6 महीने बाद नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन इलाकों पर अपना दावा बताया था। चीन पर नकेल कसेगा अमेरिका, इस सख्त कानून को ट्रंप ने दी हरी झंडी। अमेरिकी कांग्रेस में पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुके उइगर मुसलमान मानवाधिकार कानून पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं।
दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर चीन से चल रही तनातनी के बीच इस बिल पर ट्रंप के हस्ताक्षर से चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ सामूहिक उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के अमेरिकी प्रवेश पर रोक लग जाएगी। नए कानून के तहत अमेरिकी प्रशासन को उन चीनी अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है जो चीन में उइगरों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं। बता दें कि चीन सरकार 2016 से ही उइगर मुसलमानों को गिरफ्तार कर शिविरों में रख रही है, जिन्हें वह वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर कहता रहा है, जबकि आलोचक इन्हें हिरासत केंद्र कहते हैं। ट्रंप ने विधेयक पर दस्तखत करते हुए कहा, यह कानून मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपमानजनक शिविरों का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएगा। उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जबरन श्रम कराने, उन पर निगरानी करने, जातीय पहचान और धार्मिक मान्यताएं खत्म कराने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान इस कानून में है। इस कानून के बनने के बाद चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो जाएगा। सीमा पर तनाव के बीच त्रिपक्षीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस पर खत्म हुई अनिश्चितता। भारत, चीन और रूस के बीच बैठक 23 को। चीन के साथ जारी तनाव की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 जून को रूस, भारत, चीन RIC की त्रिपक्षीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी व उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव भाग लेंगे। सोमवार रात गलवान घाटी में भारतीय व चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प के बाद कॉन्फ्रेंस को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, विदेश मंत्री कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक रूस, चीन, भारत त्रिपक्षीय सम्मेलन के तहत हो रही है। यह त्रिपक्षीय बैठक मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 23 जून तक टालना पड़ा। सोने चांदी की हाजिर कीमतों में दर्ज किया गया उछाल, जानिए क्या हो गए हैं भाव। सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में गुरुवार को उछाल दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के भाव में 280 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। इस तेजी से सोने की कीमत 48,305 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल के चलते गुरुवार को घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की हाजिर कीमतों में तेजी आई। गौरतलब है कि बुधवार को सोना 48,025 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कम हुए करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनम कपूर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जानिए वजह। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वे खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साध रहे हैं कि यहाँ सिर्फ स्टार्स के बच्चों को मौका मिलता है और आउटसाइडर्स को नहीं। इस बीच करण जौहर के शो कॉफी विद करण के कुछ पुराने वीडियो वायरल होने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि इस शो में सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया गया है। अलग अलग वीडियो में दिखा कि सोनम कपूर और आलिया भट्ट ने कहा कि वे सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानते हैं। यह देखकर सुशांत के फैंस नाराज हो गए और उन्होंने करण जौहर, सोनम कपूर और आलिया भट्ट को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करना शुरू कर दिया।